दक्ष सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर की कुछ मुख्य यादें देखने में सक्षम था, जिससे उसे अंततः ये समझ में आ गया कि वह उसे वश में करने के इतने खिलाफ क्यों था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब सूर्य विध्वंसक कोंडोर युवा था तो वह एक पालतू जानवर था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति थंडर जायंट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पुत्र था। संप्रदाय प्रमुख का पुत्र थोड़ा निर्दयी था और वह सूर्य विध्वंसक कोंडोर पर कई बार अपनी भड़ास निकालता था। चूंकि सूर्य विध्वंसक कोंडोर उस समय काफी युवा और कमजोर था, इसलिए जब भी वह युद्ध में पराजित होता तो स्वामी उसे काफी यातनाएं देते थे। सौभाग्यवश एक दिन मास्टर की हत्या कर दी गई और सूर्य विध्वंसक कोंडोर को अनुबंध से मुक्त कर दिया गया। पालतू बनाने का अनुबंध काफी रहस्यमयी तरीके से काम करता था। उनमें से एक ये था कि जब भी किसी मालिक को मार दिया जाता था तो पालतू जानवर को तब तक छोड़ दिया जाता था जब तक कि पालतू जानवर अपने जीवन काल में अपने मालिक के आदेशों का उल्लंघन न करे। इस प्रकार सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता था और उड़ जाता था। ये बीस्ट हॉल के बीस्ट जंगल में उतरा और यहीं अपना घर बना लिया। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए क्योंकि सन डिस्ट्रॉयम कोंडोर का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उस पर अनुबंध कभी सफल नहीं हुआ। दुर्भाग्य से वो दक्ष से मिला, जिसके पास एक विशेष रक्तरेखा थी जिसने उसे पराजित कर दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अनुबंध को तोड़ नहीं सका। उसने आखिरकार फैसला किया कि फिर से वश में होने से बेहतर है मर जाना। दक्ष अपने विचारों में खोया हुआ था। जब उसने सन डिस्ट्रॉयम कोंडोर को जमीन पर गिरते देखा, वह बेहोश हो गया। दक्ष उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उसके शरीर पर विभिन्न रक्त लाल आकृतियां देखकर दंग रह गया। क्या हो रहा है? उसने जुन की ओर देखा और पूछा। चिंता मत करो, ये कुछ अच्छा है। मुझे लगता है कि सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर विकास के दौर से गुजर रहा है। हालांकि यह काफी दुर्लभ है, फिर भी ऐसा होता है। इसकी रक्तरेखा शुद्धता बढ़ रही होगी या शायद ये किसी और चीज में विकसित हो जाएगा। जो भी मामला हो, मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही जागने वाला है। इसे रिंग के जानवर क्षेत्र में सोने दो, यह इसके लिए मददगार होगा, जुन ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और तुरंत सूर्य विनाश कोंडोर को अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर भेज दिया। आह दक्ष, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? दक्ष विचारों में खोया हुआ था जब जून की आवाज ने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। क्या? वो उसकी ओर मुड़ा और पूछा। समय आ गया है, 4 दिन पूरे होने वाले हैं। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो ये संरचना बंद हो जाएगी, उसने उसे याद दिलाया। दक्ष को ये सब याद आ गया और उसका सारा रंग गायब हो गया। उसे बुजुर्ग के शब्द याद आ गए कि एक बार जब संरचना बंद हो जाएगी तो जो मनुष्य अभी भी जानवरों के जंगल के अंदर हैं, वे संरचना द्वारा मारे जाएंगे। ओह, समय बहुत कम है। अगर मैं उड़ भी जाऊं तो भी समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा, दक्ष ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, उसने एक निश्चित दिशा की ओर देखते हुए कहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये द्वार किसी के सामने नहीं खुलेगा। उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी और अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने डायमेंशनल क्रैक का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, एक ऐसा कौशल जो उन्हें 200 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी तुरंत पहुंचा सकता था। समझ में उनकी आखिरी सफलता के बाद से इसकी सीमा बढ़ गई है। दुर्भाग्य से स्टिल का उपयोग 24 घंटों में केवल एक बार ही किया जा सकता है। साथ ही वो केवल उन स्थानों पर जा सकता है जिन्हें उसने पहले व्यक्तिगत रूप से देखा है। साथ ही उसके गंतव्य में स्थानिक दरार कहाँ खुलती है, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। जैसे ही उसने अपने हाथ से एक अजीब इशारा किया, उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी जो आकार में इतनी चौड़ी हो गई कि दक्ष उसमें प्रवेश कर सके। दक्ष स्थानिक दरार में प्रवेश किया। निकास द्वार से 100 मीटर दूर एक अलग स्थानिक दरार खुल गई। सौभाग्यवश वो बाहर एक घनी छत वाली जगह पर आया और किसी ने उसे नहीं देखा। दक्ष विमान से उतरा और तेजी से बाहर की ओर चला गया।
जानवरों के जंगल के बाहर अंदर घुसे ज्यादातर लोग बाहर आ चुके थे, यहाँ तक कि जीशान भी बाहर था। वह एक काले घोड़े के पास खड़ा था जिसे वह बहुत कोशिशों के बाद जानवरों के जंगल के अंदर ले जाने में कामयाब हुआ था। केवल 2 मिनट बचे हैं और वो अभी भी आउट नहीं हुआ है, जिक्विन ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ सोचा। पोर्टल में बना छेद धीरे धीरे बंद होने लगा। बड़े दक्ष अभी भी अंदर है, आप द्वार बंद नहीं कर सकते, जिक्विन ने जोर से कहा जब उसने द्वार बंद होते देखा। माफ करना बच्चे, यह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये संरचना पहले संप्रदाय मास्टर द्वारा बनाई गई है। हम इसे हर साल केवल 4 दिनों के लिए खोल सकते हैं। इसके बंद होने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जानवरों के जंगल के प्रभारी बुजुर्ग ने जवाब देते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया। जिक्विन कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति उस छोटे से छेद से बाहर आया जो लगभग बंद हो चुका था। दक्ष राहत की सांस लेते हुए जानवरों के जंगल से बाहर आया। ठीक है, चूंकि अब सभी लोग बाहर आ चुके हैं, तो चलिए नतीजों से शुरुआत करते हैं, एल्डर शिन ने आगे बढ़कर पूछा। जो लोग जानवर को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं, वे आगे आएं और अपने जानवर को बाहर निकालें। हम पुष्टि करेंगे कि क्या वे वास्तव में जानवरों के जंगल से हैं और आपको अपना स्थायी शिष्य बैच देंगे, उसने कहा और सभी पर नजर डाली। उसके शब्दों ने जादू की तरह काम किया और सभी लोग उस जानवर को दिखाने लगे जिसे उन्होंने पाला था। यहाँ तक कि जीशान ने भी राक्षस को दिखाया और उसका स्थायी शिष्य बैच प्राप्त किया। दक्ष, तुम क्या हो? क्या तुमने किसी जानवर को वश में नहीं किया? एल्डर जून ने दक्ष की ओर देखा और पूछा। मैं दक्ष अपनी हैवानियत नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि वह यहाँ से जाने की योजना बना रहा था। उसका यहाँ सच्चा शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसने एक जोरदार धमाका सुना। हम पर हमला हो रहा है, एल्डर जून ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए भारी स्वर में कहा। एक के बाद एक लोगों को जोरदार धमाके सुनाई देते रहे। हम पर हमला हो रहा है, एल्डर जून ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए भारी स्वर में कहा। एल्डर शिन, बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। मैं देखूंगा कि कौन जानवरों के हॉल पर हमला करने की हिम्मत करता है, एल्डर जून ने एल्डर शिन से कहा जब वो अपना उड़ने वाला जानवर लेकर आया। यह एक काले पंखों वाला गौरैया था जो धरती पर मौजूद किसी गौरैया जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके 2 काले पंख वाले पंख थे और इसके सिर पर 2 शैतान जैसे सींग थे। इसके पंखों का फैलाव 4 मीटर था और गौरैया कहे जाने के बावजूद यह उस उड़ते हुए बाज जितना ही बड़ा था जिसका सामना लॉन्ग चेन ने जानवरों वाले जंगल में किया था। एल्डर जून डार्क विंग स्पैरो पर चढ़ने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक रुक गए। वो एक संचरण ताबीज लेकर आया। संभवतः उसे किसी से कोई जरूरी संदेश मिला होगा। क्या फालतू बात है? तुम्हारा क्या मतलब है कि हॉल मास्टर को जहर दिया गया है? ऐसे समय में ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं रुको, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। संदेश सुनकर वह चौंक गया। उसने संदेश का जवाब दिया। एल्डर शिन भी तब चौंक गई जब उसने हॉल मास्टर के बारे में सुना। वह बस सदमे में वहीं खड़ी रही। देरी मत करो, कोई वाकई गलत है। उन्हें सुरक्षित ले जाओ और दूसरों की मदद करने के लिए ऊपर आओ। मैं स्थिति की जांच करूंगा। एल्डर जून ने उसे वहां खड़ा देखा। वह उसे स्थिति की याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। एल्डर जून डार्क विंग स्पैरो की पीठ पर चढ़ गए और उड़ गए। सब लोग मेरे साथ आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे बुजुर्ग सब संभाल लेंगे, एल्डर शिन ने सभी से कहा। वह देख सकती थी कि बच्चे चिंतित थे, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह उन्हें शांत करने में सफल रही। वह आगे चल रही थी और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे थे। दक्ष भी उनमें से एक था, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर था। वह ये सहन करने में सफल रहा कि हॉल मास्टर को जहर दिया गया था। पहले जब उसने धमाकों की आवाज सुनी तो उसे संदेह हुआ। उसे लगा कि बीस्ट हॉल पर हमला हो रहा है, लेकिन हॉल मास्टर के बारे में खबर ने उसे यह समझने में मदद की कि यह कोई अंधा हमला नहीं था। उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से तैयार की गई योजना थी और हमला करने वाले लोग सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहे थे।
कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसके लिए भाग जाना ही बेहतर है। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह बदला लेने के लिए किया गया हमला था। अगर ऐसा नहीं भी था तो भी उसे अंदर फंसना सुरक्षित नहीं लगा, जब तक कि वह हमलावर के सभी शक्तिशाली लोगों से घिरा नहीं था, क्योंकि वे बीस्ट हॉल के अंदर गहराई तक जा रहे थे। अगर वह उनके साथ गया तो बच निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसने मिंग्यू और ज़ीकिंग के कंधों पर थपथपाया और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। चूंकि वह पहले से ही वहां था, इसलिए उसने जीशान को भी अपने साथ लाने का फैसला किया। इससे उनकी संयुक्त ताकत और भागने की संभावनाएं ही बढ़ेंगी। जीशान कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में उसने दक्ष की बात मानने और उसके साथ जाने का फैसला किया। उसे भी लगा कि भाग जाना ही बेहतर है, एक संप्रदाय के अंदर तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। करने से कोई फायदा नहीं था, वे केवल कुछ ही दिन अंदर रहे। अल्पविराम। एल्डर शिन के समूह से अलग होते ही दक्ष ने नेतृत्व संभाला। चूंकि एल्डर शिन का ध्यान अब आगे के रास्ते पर था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि 4 लोग चले गए हैं। अरे, चूंकि हम जा रहे हैं तो क्यों न हम अपने जानवरों पर चलें, ये दौड़ने से ज्यादा तेज होगा, जीशान ने दक्ष के पीछे दौड़ते हुए कहा। नहीं, इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा और हम ज्यादा दिखाई देंगे। दक्ष के जवाब देने से पहले ही मिंग्यू ने सुझाव को खारिज कर दिया। जब वे भाग रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी भागते हुए देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि वे दूसरी ओर भाग रहे थे। दक्ष ने कुछ दूरी पर देखा और किसी को देखा। जल्दी करो और उस पेड़ के नीचे छिप जाओ, उसने अचानक एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। वे सब भागकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने 4 पंख वाले शेर और विभिन्न प्रकार के दर्जनों उड़ने वाले जानवरों को आकाश से गुजरते देखा। पंख वाले शेरों को देखते ही दक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। पंख वाले शेरों और अन्य लोगों के गुजर जाने के 5 मिनट बाद दक्ष ने अंततः कुछ शब्द कहे। अल्पविराम। आकाश क्षेत्र के साधक, उन्होंने कहा। उसके शब्दों से अन्य 3 लोग स्तब्ध रह गए। पंख वाले शेरों पर सवार 4 लोग आकाश क्षेत्र के साधक थे और बाकी लोग उच्च श्रेणी के पृथ्वी क्षेत्र के साधक थे। चलो जल्दी करते हैं, उसने कहा और पेड़ की छाया छोड़कर भागने के रास्ते पर आगे बढ़ गया। कोर ऑफ द बीस्ट हॉल में वापस एल्डर जून हॉल मास्टर के सामने खड़ा था, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं। हॉल मास्टर के पास एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, वह उसकी जांच कर रहा था। जहर जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीर है। इसने उसे कमजोर कर दिया है और हॉल मास्टर को ठीक होने से रोक रहा है। हॉल मास्टर अब अपनी साधना का उपयोग नहीं कर सकता, दाढ़ी वाले आदमी ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। एल्डर जून इस स्थिति पर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सके। हॉल मास्टर का ख्याल रखना, मैं बाहर की चीजें संभाल लूंगा, एल्डर जून ने कहा और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया तो जमीन पर दसियों बुजुर्गों की लाशें पड़ी देखकर दंग रह गया। वे सभी मर चुके थे और केवल कुछ ही जीवित बचे थे। जो जीवित थे वे लाल वस्त्र पहने नकाबपोशों से लड़ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे हारने वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीस्ट हॉल पर हमला करने की? एल्डर जून ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपना स्काई रियल्म कल्टीवेशन जारी किया। वह प्रथम चरण के आकाशीय क्षेत्र साधक थे। वह गुस्से में उन नकाबपोशों की ओर दौड़ा। वह उन सभी को उनके पापों के लिए मार डालना चाहता था। जैसे ही उसने आधी दूरी तय की, वह पीछे हटते हुए रुक गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने देखा कि एक आदमी आकाश से उसके सामने उतर रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि बीस्ट हॉल की एक साधारण शाखा में 2 स्काई रियल्म साधक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेन बीस्ट हॉल को इतनी बड़ी ताकत माना जाता है। काले वस्त्र पहने नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। नकाबपोश आदमी को देखकर एल्डर जून के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। अल्पविराम।
नकाबपोश आदमी को देखकर एल्डर जून के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने सामने वाले व्यक्ति की साधना को नहीं देख पाया। खतरनाक एहसास के साथ यह एहसास उसे यह एहसास दिलाता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा है जिसकी साधना उच्चतर है। तुम लोग हमारे बीस्ट हॉल पर हमला क्यों कर रहे हो? हमारी कभी किसी सेना से दुश्मनी नहीं रही। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी सेना के पास तुम्हारे और तुम्हारे 3 दोस्तों जितने शक्तिशाली साधक नहीं हो सकते, एल्डर जून ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हालांकि शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ऊपर से नीचे आया तो उसने एक नजर डाली और महसूस किया कि आकाश में 3 और लोग खड़े थे जिन्होंने उसी तरह की पोशाक पहन रखी थी। ओह, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हमें अपमानित कर सको। ये तुम्हारे पिता मेन बीस्ट हॉल ने किया है, तो फिर उन पर हमला करो। तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? मेन बीस्ट हॉल ने जो कुछ भी किया उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एल्डर जून ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। आपके मुख्य पशु हॉल से किसी ने हमारे संप्रदाय की एक शाखा को नष्ट कर दिया, इसलिए हमारा बदला उचित है। और यह सच है कि उन पर हमला करना ज्यादा समझदारी भरा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम किसी कारण से अभी उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए हम उनका कुछ नष्ट करने आए हैं। एक हाथ के बदले एक हाथ, नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य बीस्ट हॉल कभी भी किसी संप्रदाय को नष्ट करने जैसा कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप दुष्ट संप्रदायों से नहीं हैं। हाँ, हम अपरंपरागत शब्द को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया हमारे सर्वोच्च संप्रदाय को एक दुष्ट संप्रदाय मानती है। अगर मैं खुद ऐसा कहूँ तो ये काफी अन्यायपूर्ण है, नकाबपोश आदमी ने हंसते हुए कहा। और चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, उसने कहा और उसकी हंसी डरावनी हो गई। तुम, एल्डर जून ने अपने बीस्ट बैग को 3 बार थपथपाते हुए कहा। अल्पविराम, उसके जानवरों के थैले से 10 जानवर निकले। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से हर एक पृथ्वीलोक का शीर्ष जानवर था। एल्डर जून ने नकाबपोश आदमी को पीछे से लाल वस्त्र पहने आदमी पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि वह काले वस्त्र पहने आकाश क्षेत्र के साधक की ओर उड़ रहा था और मुक्का मार रहा था। उसकी मुट्ठी में आग जलने लगी। मुट्ठी उस आदमी की सीना पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह मुट्ठी उस आदमी की सीना पर पड़ती, काले लबादे वाला आदमी अपने स्थान से गायब हो गया और एल्डर जून के पीछे आ गया और उसकी पीठ पर लात मार दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि एल्डर जून की नजर में वह कुछ हद तक टेलीपोर्टेशन की सीमा को छू रही थी। एल्डर जून जब आगे की ओर भाग रहे थे तो उन्हें लात मारते हुए वे आगे की ओर उड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर कुछ खरोंचें आईं, लेकिन एल्डर जून को ज्यादा चोट नहीं आई। आप एक आकाशीय क्षेत्र के साधक के लिए काफी धीमे हैं, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एल्डर जून को देखकर ठहाका लगाया। उन्होंने एल्डर जून के पालतू जानवरों और उनके लाल वस्त्रधारी अधीनस्थों के बीच चल रही लड़ाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एल्डर जून ने हार नहीं मानी और तुरंत खड़े होकर अपनी बहुमूल्य तलवार निकाल ली। मुझे पता है कि हमारी शाखा शायद इस आपदा से बच नहीं पाएगी जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मरने से पहले मैं कम से कम तुम्हें मार डालूंगा। एल्डर जून गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। उन्होंने अपनी सारी क्यूई और साधना इस आखिरी हमले में झोंक दी क्योंकि वे अपनी सीमाओं को तोड़ रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय में एल्डर जून ने आकाश क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार घुमा पाता, पीछे से एक तलवार उसके हृदय में घुस गई। काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति उसके पीछे आया और उसने अपनी तलवार एल्डर जून की सीना में घोंप दी। आप जानते हैं, आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आप सपने भी बहुत ज्यादा देखते हैं, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए और उसने अपनी तलवार निकाल ली। एल्डर जून की सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़े। अल्पविराम।
दूसरी ओर सभी पालतू जानवर भी लाल वस्त्रधारी साधकों द्वारा मारे गए। हालांकि लाल वस्त्रधारी 5 लोग भी मारे गए। 3 और लोग आसमान से उतरे और काले कपड़े पहने उस आदमी के सामने उतरे। वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन 4 में से एक लड़की थी। हमें पता था कि यह आसान होगा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। वह आदमी जिसने अभी एल्डर जून से लड़ाई की थी, बोला, आपने क्या उम्मीद की थी? आखिरकार यह बीस्ट हॉल की एक शाखा है। मुख्य चुनौती मेन बीस्ट हॉल पर हमला करना होगा। उन्हें बिना किसी कारण के महाद्वीप में शीर्ष शक्ति नहीं माना जाता है, उनमें से एकमात्र लड़की ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मैं उस दिन के लिए बहुत उत्साहित हूँ जब हमें मेन हॉल में बैठे लोगों का सामना करने का मौका मिलेगा, एक अन्य व्यक्ति ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा। ये बात बाद में होगी, पहले हम बाकी बचे कीड़ों से निपट लें, महिला ने कहा और वह आगे बढ़कर उस दरवाजे की ओर चली गई जहां से एल्डर जून बाहर आए थे। मैदान के दूसरी ओर दक्ष और अन्य लोग संप्रदाय छोड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहे थे। दुर्भाग्यवश वे एक मृत अंत पर आ गए थे। 3 लाल वस्त्रधारी व्यक्ति उनके सामने खड़े थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। उनके लिए एकमात्र रास्ता उन 3 लोगों से होकर निकलना था। ऐसा लगता है कि हम चुपके से भाग नहीं सकते। दक्ष ने आह भरते हुए अपनी तलवार निकाली। क्या तुम उनमें से एक को संभाल सकती हो? दक्ष ने जीशान की ओर देखते हुए पूछा। यद्यपि वह जानता था कि जीशान शक्तिशाली है, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह अकेले पृथ्वी क्षेत्र के शिखर साधक का सामना कर सकेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे हरा सकता हूँ। हालांकि मैं उनमें से एक को बिना मरे रोक सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से ये पर्याप्त नहीं होगा, जीशान ने दक्ष से कहा। ये काफी होगा, उनमें से एक का ख्याल मेरे लिए रख दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। जीशान को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया। अल्पविराम। जीशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और नकाबपोश लोगों को घूरने लगा। तुम में से कौन इतना बहादुर है कि मेरा सामना कर सके? उसने उपहास्यपूर्ण लहजे में कहा। चूंकि वे तीनों ही पृथ्वी क्षेत्र साधना के शिखर पर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अन्य तीनों को यह निर्णय लेने दिया कि कौन उनसे लड़ेगा। मैं उस लड़के को संभाल लूंगा, वह तो बस एक बच्चा है, तुम बच्चों का ख्याल रखना, लाल लबादे वाले लोगों में से एक ने जीशान की ओर चलते हुए कहा। क्या वह खुद को काले चोगे वाला मास्टर समझता है? उसने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की? शेष 2 में से एक ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। छोड़ो जू, आखिर यह सिर्फ एक बच्चा है, तो क्या हुआ अगर उसने जो चुना है वह बाकियों से ज्यादा ताकतवर है? ये सभी बच्चे बहुत कमजोर हैं, यहाँ तक कि उसने जो चुना है वह भी हमारे सामने बहुत कमजोर है। चलो बाकी बचे हुए को मार देते हैं और काम पूरा कर लेते हैं, दूसरे लाल चोगे वाले आदमी ने जवाब दिया। वे, मुझे चींटियों की देखभाल करने में मदद की जरूरत नहीं है, तुम पीछे रहो, मैं 3 चींटियों से निपट लूंगा, जू ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वह अपनी तलवार निकालकर लॉन्ग चेन की ओर दौड़ा, लेकिन अपने साथी की चीख सुनकर वह बीच में ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाल लबादे वाले आदमी का बायां हाथ गायब था, जमीन पर हर जगह रक्त फैला हुआ था। तुम सावधान, पास में एक शैतान शिकारी जानवर है, रात के अंधेरे में छिपा हुआ है, वे ने अपने साथियों को चेतावनी देते हुए कहा। हालांकि वह सही था, दक्ष ने पहले ही शैतान शिकारी जानवर को छोड़ दिया था जो रात के अंधेरे में चुपके से उनका पीछा कर रहा था। अल्पविराम। उनके पास एक डेविल हंटर बीस्ट है। लगता है कि मैंने बीस्ट हॉल की बैकवाटर शाखा को कम करके आंका, जू ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, वह दंग रह गया क्योंकि उसने देखा कि एक तलवार सीधे उसकी ओर आ रही है। आखिरी क्षण में उस आदमी ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकराई, उसका बल इतना था कि वह एक कदम पीछे धकेल दिया गया।
वह तलवार पकड़े हुए हाथ में बल और प्रभाव महसूस कर सकता था। तुम भी एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक हो, उसने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाली नजर के साथ कहा। उनके शब्द सभी को चौंकाने के लिए पर्याप्त थे। वे जो अपने ब्लेड को पकड़े हुए शैतान शिकारी जानवर को खोजने की कोशिश कर रहा था, वह भी दंग रह गया। वह लगभग सदमे में चिल्ला पड़ा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र का एक बालक पृथ्वी लोक का सर्वोच्च साधक बन सकता है। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये स्पष्ट है कि वह पृथ्वी क्षेत्र का कोई शीर्ष साधक नहीं है। ये स्वर्ण कोर क्षेत्र की कोई चीज है। मैं उसकी साधना देख सकता हूँ। वह अवश्य ही एक शारीरिक साधक होगा। तुम हम लाल वस्त्रधारियों के नाम पर एक शर्मिंदगी हो, जीशान से लड़ने वाले व्यक्ति ने जू से कहा। वह जीशान से लड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि जीशान बहुत कमजोर था और उसे पीछे धकेला जा रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद वह एक बार भी जीशान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तुम हो एक पृथ्वी क्षेत्र तलवार और एक पृथ्वी क्षेत्र कवच। तुम बहुत अमीर हो, है ना? उसने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि जीशान के कपड़े जगह जगह से फट गए थे, इसलिए उसका पृथ्वी क्षेत्र कवच प्रकट हो गया। ये सही है, तुम निश्चित रूप से एक बॉडी कल्टीवेटर हो। फिर भी ये काफी आश्चर्यजनक है कि तुम इतनी ताकत हासिल करने में सक्षम थे। बहुत बुरा है कि तुम मर जाओगे, जू ने कहा और उसने अपने हमले तेज कर दिए। अल्पविराम। उसकी पृथ्वी क्षेत्र तलवार लाल रोशनी से चमक रही थी। वह लगातार हमला करता रहा और अपनी तलवार को दक्ष की तलवार से टकराता रहा। अब जू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिससे दक्ष को थोड़ा पीछे धकेला जा रहा था। मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी उसके जैसे शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक की तुलना में नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जू गुस्से में दहाड़ा क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। बस अब बहुत हो गया, इसे खत्म करने का समय आ गया है। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने बड़बड़ाते हुए जू के ठीक पीछे टेलीपोर्ट किया और अपनी तलवार जू पर तान दी। दुर्भाग्यवश पृथ्वी क्षेत्र का शीर्ष साधक होने के अपने फायदे थे। उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसे काफी तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया तथा उसने अपने शरीर को एक ओर झुका लिया। यद्यपि उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं, लेकिन वे इतनी तेज नहीं थीं कि तलवार फिर भी उसके शरीर में घुसने में सफल हो गई। सौभाग्यवश तलवार उसके हृदय और महत्वपूर्ण अंगों को छूती हुई निकल गई। जैसे ही दक्ष ने तलवार वापस खींची, जू ने उसके और दक्ष के बीच कुछ दूरी बना दी। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी सीना से रक्त बह रहा था। यद्यपि उसे दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली। अल्पविराम। दक्ष ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और जू से दोबारा पूछा। वे देखता रहा, लेकिन उसे फिर से शैतान शिकारी जानवर नहीं दिखा। वह आखिरकार और इंतजार नहीं कर सका और जू की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें ये समझ में आने लगा था कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी। बच्चे उतने सरल नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। वे दक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपने और दक्ष के बीच की आधी दूरी तय की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी गर्दन से रक्त बहने लगा था। उसका सिर धीरे धीरे धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दूसरा गिरा। दक्ष उसके सामने हाथ में रक्त से सनी तलवार लिए खड़ा था। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। ये था, दक्ष ने भारी स्वर में कहा। जू को अब चिंता होने लगी थी क्योंकि उसने देखा कि दक्ष एक बार फिर टेलीपोर्ट हो गया है। उसने देखा कि दक्ष बिना एक भी कदम आगे बढ़े तुरंत वेई के पीछे आ गया। चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय था, उसे विश्वास होने लगा था कि दक्ष टेलीपोर्ट कर सकता है। वह चिंतित होने लगा था। उसने चुपके से ट्रांसमिशन तावीज निकाला और किसी को संदेश भेजा।
दक्ष ने तावीजों को देखा और एक बार फिर टेलीपोर्ट का उपयोग किया। जो भी मारा गया उसके दिल में तलवार घुसी हुई थी और दक्ष उसके सामने खड़ा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये टेलीपोर्टेशन था। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली तो उसके मुंह से रक्त निकल आया, जो जमीन पर गिर पड़ा। डॉट 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 डॉट। बीस्ट हॉल के केंद्र में काले वस्त्र पहने 4 व्यक्ति सामने की इमारत की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक संचरण ताबीज निकाला। उसे अभी एक संदेश मिला था। 4 काले वस्त्रधारी व्यक्तियों में से एक रुका और उसने एक ट्रांसमिशन तावीज निकाला। उसे अभी एक संदेश मिला था। टेलीपोर्ट दिलचस्प है, मुझे खुद देखने दो, उसने बुदबुदाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप लोग आगे बढ़िए, मैं अभी वापस आता हूँ, जाने से पहले उसने बाकी लोगों से कहा। यद्यपि अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उसे जाने दिया। वे बचे हुए बुजुर्गों को मारने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उन्होंने लाल वस्त्रधारी साधकों को शिष्यों को खोजने और उन सभी का वध करने के लिए भेजा था। काले वस्त्र पहने जिस व्यक्ति को ये संदेश मिला, उसने अपने पंख वाले सिंह को पुकारा जो उसके सामने उतरा। डॉट 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 डॉट। संप्रदाय के दूसरी ओर लॉन्ग चेन ने 2 लाल वस्त्रधारी साधकों को मार डाला था जो उसका रास्ता रोक रहे थे और केवल एक ही बचा था, वह जो जीशान से लड़ रहा था। यद्यपि जीशान को बार बार पीछे धकेला जा रहा था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जीशान अभी भी पूरी तरह सुरक्षित थी। क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे या सिर्फ देखते रहोगे? जीशान ने पुकारा जब उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है। अल्पविराम। हालांकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दक्ष इतना शक्तिशाली था, लेकिन वास्तविकता उसकी आंखों के सामने थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां आने की जरूरत है। दक्ष के मुंह से अभी शब्द निकले ही थे कि जीशान ने लाल लबादे वाले आदमी के पीछे एक छाया को देखा और उसका पैर फाड़कर तुरंत गायब हो गई। लाल लबादा पहने वह आदमी दर्द से पागलों की तरह करा उठा, क्योंकि उसका पैर कट गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा। जीशान ने इस ईश्वर प्रदत्त अवसर का लाभ उठाते हुए लाल वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसकी तलवार ने लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की गर्दन काट दी। जीशान अंततः एक पीक अर्थ रियल साधक को मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह जानता था कि इसका श्रेय उसे नहीं था। वह छाया, क्या वह शैतान शिकारी जानवर था? उसने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो दूसरों के आने से पहले जल्दी से निकल चलें, दक्ष ने कहा और वह बाहर निकलने की ओर दौड़ने लगा। दक्ष के पास एक सिद्धांत था कि इन तीनों को यहाँ क्यों छोड़ा गया था। उनके और संप्रदाय के निकास के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए इन 3 लाल वस्त्रधारी साधकों को यहाँ नियुक्त किया गया था, किसी को भी बाहर जाने से रोकने के लिए, जबकि बाकी सभी को मारने के लिए अंदर चले गए। चूंकि दक्ष ने उन्हें मार दिया था, इसलिए उसे लगा कि वह वहां से जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह इतना आसान नहीं था। यद्यपि उनका सिद्धांत सही था, लेकिन लाल वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा भेजा गया संदेश अधिक महत्वपूर्ण था। हमने केवल एक ही संदेश नहीं भेजा था। अल्पविराम। जो जीशान से लड़ रहा था उसने भी एक संदेश भेजा, क्योंकि उसने अपने साथियों को मारा हुआ देखा था। उनका संदेश रेड रोबोट टीम को भेजा गया, जो पास में ही तैनात थी। दक्ष अन्य लोगों के साथ जानवरों के हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने देखा कि लगभग 5 उड़ते हुए जानवर उनकी ओर आ रहे हैं। चूंकि वे बीस्ट हॉल से बाहर थे, इसलिए वे पहाड़ से नीचे उतरते हुए पहाड़ पर स्थित जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन लाल वस्त्र पहने हमलावर उन्हें देखने में सफल रहे। दक्ष ने उन्हें देखा और उसे एहसास हुआ कि बच निकलना आसान नहीं है। दरअसल 5 मिनट में वे लाल वस्त्रधारी साधक द्वारा पकड़े जाएंगे। वह भागते समय दूसरों की ओर देखता रहा।
तुम लोग चले जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा और तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें सराय में मिलूंगा। दक्ष ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मिंग्यू ने कहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। मैं उनमें से एक को भी संभाल सकता हूँ, मैं दो को भी संभाल सकता हूँ। जी शान ने कहा, वह दक्ष को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। ज़ीकिंग के लिए भी यही स्थिति थी। अगर तुम यहाँ रहोगे तो इस समय तुम सिर्फ बोझ बनकर रह जाओगे। मेरे पास एक उपाय है, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं सुरक्षित बाहर निकल आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, उसने उनसे कहा। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी अन्य लोग आश्वस्त नहीं दिखे। मिंग्यू, तुमने मेरी विशेष प्रतिभा देखी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सुरक्षित बाहर आ सकता हूँ, दक्ष ने कहा। अब मेरा जीवन कठिन मत बनाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, क्योंकि उसने अभी भी उन्हें अपना सिर हिलाते नहीं देखा था। अल्पविराम। मिंग्यू ने एक पल के लिए उससे देखा और आखिरकार अपना सिर हिला दिया। उसने उस पर बोझ होने और सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम होने के उसके बयान पर विश्वास करने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि दक्ष के पास हवा और कई अन्य चीजें हैं जो उससे भागने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर वे यहाँ रहे तो यह उसके लिए मुश्किल ही होगा। हम जा रहे हैं, उसने ज़ीकिंग से कहा। ज़ीकिंग ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि वह यहाँ सबसे कमजोर थी और थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जी शान अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर उसने दक्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव देखा। ये वही नजारा था जो उसने पिछली बार देखा था जब दक्ष लाल वस्त्र पहने लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा था। उसने भी सिर हिलाकर हार मान ली। अच्छा, दौड़ते रहो और रुको मत, दक्ष ने कहा। वह स्वयं तो रुक गया, लेकिन अन्य लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हुए दौड़ते रहे। दक्ष रुक गया जब उसने अपनी ओर आते उड़ते जानवरों को देखा। जैसे ही उन्होंने लॉन्ग चेन को देखा, जानवर जमीन पर आ गिरा। 5 लाल वस्त्रधारी साधक 5 जानवरों से उतरकर लॉन्ग चेन के सामने खड़े हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे रहने से तुम्हारे साथियों को मदद मिलेगी? हम तुम्हें मारने के बाद उन्हें ढूंढ लेंगे, उनमें से एक ने कहा। उसे कम मत आंको दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे ही वेई की टीम को मारना चाहिए। तो क्या हुआ? भले ही हम सभी एक ही दायरे में हो, लेकिन वेई की टीम हमारी टीम से स्पष्ट रूप से कमजोर थी। इस आदमी के जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके गले के चारों ओर एक लाल रेखा दिखाई दी। उसकी गर्दन से रक्त निकलने लगा और उसका सिर जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर दक्ष तो हिला भी नहीं था। वास्तव में उन्होंने यही सोचा था, लेकिन वास्तव में उनके सामने खड़ा लॉन्ग चेन एक भ्रम था। असली लॉन्ग चेन उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा था जिसे उसने मारा था। अल्पविराम। असली लॉन्ग चेन उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा था जिसे उसने मारा था। दक्ष के भ्रम की सबसे बड़ी सीमा ये थी कि उससे अपना ध्यान उस व्यक्ति पर रखना था जिस पर वह अपना भ्रम डालना चाहता था। अगर वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाता तो उसका भ्रम काम नहीं करता, इसीलिए वह बीच में ही रुक गया ताकि दूसरे उसके सामने उतर जाएं। वह ऐसी स्थिति नहीं चाहता था जहां वह एक से लड़ रहा हो और दूसरे किसी दूसरे से लड़ रहे हो, जिससे उसके लिए सभी पर अपना भ्रम डालना मुश्किल हो जाएगा। सौभाग्यवश लाल वस्त्र पहने 5 किसान एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े थे। दक्ष ने कोने में खड़े व्यक्ति को मारने के लिए चुना ताकि वह सब पर नजर रख सके। जब 5वां साधक मर रहा था तो उसकी आवाज से अन्य लोग सतर्क हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लॉन्ग चेन ने एक और साधक का सिर काट दिया। एक क्षण में ही लाल वस्त्रधारी 5 साधक 3 हो गए। हालांकि अब वे अधिक सतर्क थे। कुछ गड़बड़ है, वो कुछ कर रहा है, तुम यही रहो, मैं लड़के को मार डालूंगा, लाल वस्त्र पहने पहले साधक ने कहा और वह मायावी लॉन्ग चेन की ओर दौड़ने लगा। हालांकि यह वह नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। जैसे ही उसकी आंखें अपने मूल रंग में लौट आईं, उसका भ्रम टूट गया।
अल्पविराम। लाल वस्त्र पहने पहले व्यक्ति ने जब मायावी लॉन्ग चेन को गायब होते देखा तो वह रुक गया। अंततः अन्य लोग भी भ्रम से बाहर आ गए और उन्होंने असली लॉन्ग चेन को देखा। लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में राजा की तलवार ली हुई थी और वह निकटतम पर वार कर रहा था। जॉन, सावधान! लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा जब उसने देखा कि दक्ष हमला कर रहा है। जॉन नाम के व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और दक्ष की तलवार से भिड़ गया। जैसे ही राजा की तलवार लाल वस्त्र पहने आदमी की तलवार से टकरा रही थी, अचानक लॉन्ग चेन के हाथ में एक और तलवार आ गई। यह माउंटेन डिस्ट्रॉयर था, वह तलवार जो दक्ष के पास शुरू से ही थी। हालांकि इसका ग्रेड काफी कम था, लेकिन उसने इसे हमेशा अपने पास रखा क्योंकि यह इतनी लड़ाइयों के बाद भी नष्ट नहीं हुई थी। जॉन का ध्यान राजा की तलवार और दक्ष की ताकत पर अधिक था जो उसके बराबर थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि दक्ष के हाथों में एक और तलवार दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। माउंटेन डिस्ट्रॉयर उस आदमी की सीना में घुस चुका था। यद्यपि उस व्यक्ति का हृदय क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी वह अपना अंतिम हमला पूरा करने में सफल रहा। उसकी तलवार ने दक्ष के शरीर को छुआ और उसके कपड़ों को काट दिया, लेकिन घाव ज्यादा गहरा नहीं था क्योंकि दक्ष आखिरी क्षण में हिलने में कामयाब हो गया था। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। अल्पविराम। दूसरा पृथ्वी क्षेत्र साधक जिसने जॉन को चेतावनी दी थी, उसकी मौत से सदमे में था, लेकिन उसका सदमा तब और भी अधिक बढ़ गया जब दक्ष सामने से गायब हो गया। दक्ष टेलीपोर्ट के माध्यम से उस आदमी के पीछे प्रकट हुआ और उसने उस आदमी पर अपनी तलवार तान दी। फ्लिंट। जब दक्ष की तलवार दूसरी तलवार से टकराए तो धातु जैसी आवाज आए। तुम्हें अपनी पीठ पर ध्यान देना चाहिए, लैंग। लाल वस्त्र पहने एक अन्य व्यक्ति समय पर वहां पहुंचने में सफल रहा तथा उसने अपने मित्र को बचा लिया। दक्ष यही नहीं रुका, उसने अपने शरीर को लगभग 360 डिग्री घुमाया और उस आदमी पर वार किया जो उसे अपने लक्ष्य को मारने से रोक रहा था, लेकिन वह आदमी चकमा देने में कामयाब रहा। अब दो लाल वस्त्रधारी पुरुष दक्ष के विरुद्ध थे। दक्ष को महसूस हो रहा था कि उसकी क्यूई बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वह आगे बढ़ा और उसने राजा की तलवार और पर्वत विध्वंसक दोनों का प्रयोग करते हुए एक ही समय में दो व्यक्तियों को ढूंढ निकाला। वह टेलीपोर्ट की सीमा तक भी पहुंच रहा था। दिन में कई बार इसका इस्तेमाल करने के कारण अब केवल 2 ही उपयोग बचे थे। उसने उन 2 को सही समय के लिए बचाकर रखने की कोशिश की। लड़ते समय लॉन्ग चेन ने अपने पर्वत विध्वंसक को वापस भंडारण रिंग में रख दिया और उन दोनों से लड़ने के लिए केवल एक तलवार का इस्तेमाल किया। लड़ते समय वह अपना विशेष कौशल प्रयोग करने के लिए तैयार होकर अपना मुक्त हाथ आकाश की ओर उठाता था। अल्पविराम। आसमान में पहले से ही अंधेरा था, लेकिन चांदनी चमक रही थी, लेकिन वह भी बंद हो गई क्योंकि आसमान काले बादलों से ढक गया था। लाल वस्त्र पहने लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट क्यों हुई, लेकिन वे इस पर अधिक विचार नहीं कर सके क्योंकि उनका ध्यान दक्ष पर था, जो एक के विरुद्ध 2 लड़ाई लड़ने के बावजूद उनसे आगे चल रहा था। जब वे लड़ रहे थे तो दक्ष अचानक पीछे हट गया। दोनों लोग चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, एक शक्तिशाली वज्रपात उन पर गिर पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि कर्ट उनके शरीर से होकर गुजर रहा है, जिससे उनके कुछ अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दक्ष ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया और तलवार की मुद्रा में आ गए। सेंट स्वॉर्ड के स्टीवन रूप, 5वां रूप, अराजकता। दक्ष ने कहा। उसने अपनी सारी क्यूई का उपयोग किया और अपने सामने खड़े 2 आदमियों पर अपनी तलवार घुमाई। तलवार से प्रकाश की एक विनाशकारी किरण निकली और लाल वस्त्र पहने पुरुषों की ओर बढ़ी। जिस भी स्थान से विनाशकारी प्रकाश गुजरा, वहां केवल मलबा ही बचा। हमले से लोग भयभीत हो गए थे और वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बिजली के कारण उनके पैर कुशलता से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा हमला बहुत तेज था। कुछ ही देर में रोशनी उन दोनों के शरीरों से होकर गुजर गई, फिर भी वह रुकी नहीं और लाल वस्त्र पहने लोगों के शरीरों को चीरती हुई आगे बढ़ती रही।
लाल वस्त्र पहने हुए लोग जमीन पर गिर पड़े, या कम से कम उनके शरीर का जो कुछ हिस्सा बचा था वह जमीन पर गिर पड़ा। उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था, हालांकि उनके सिर अभी भी सुरक्षित थे। दक्ष देख सकता था कि मरने के बाद भी उनकी आंखें सदमे में खुली हुई थीं। दक्ष ने राहत की सांस ली कि यह सब खत्म हो गया। वह ओरान को बुलाकर जाने ही वाला था कि उसने ताली बजने की आवाज सुनी। लांग चेन ताली की आवाज सुनकर दंग रह गया। वह धीरे से पीछे मुड़ा और ताली बजाने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अल्पविराम। वह धीरे से पीछे मुड़ा और ताली बजाने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वहां एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके चेहरे का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही नकाब से ढका हुआ था। पहले वाले पुरुषों के विपरीत इस आदमी ने काला लबादा पहना हुआ था। लेकिन जिस बात ने दक्ष को हैरान कर दिया वह थी उस आदमी की साधना। वह व्यक्ति आकाश लोक का साधक था। वह कोई प्रारंभिक आकाश क्षेत्र भी नहीं था, वह चौथे चरण का आकाश क्षेत्र साधक था। दक्ष अब चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी उन 4 आकाश लोक साधकों में से एक था जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे के लिए यहाँ आएगा। वाह, इतनी कम उम्र में भी इतनी कुशल, मैं काफी प्रभावित हूँ, आदमी ने कहा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। मुझे कहना चाहिए, आज तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैं काफी हैरान था। एक बच्चा जो टेलीपोर्ट कर सकता है। मैंने अंतरिक्ष के नियम नामक एक अनोखे कानून के बारे में केवल कुछ अजीब सिद्धांत सुने हैं। हालांकि उन सिद्धांतों पर विश्वास करना असंभव था, फिर भी मैं कुछ हद तक उन पर विश्वास करता था। आखिरकार हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अपने आप में काफी अजीब है। यहाँ कुछ भी संभव है। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी एक झलक देखने को मिली। आपने अंतरिक्ष कानून के सार को समझ लिया होगा, है ना? आदमी ने पूछा, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तुम एक शर्मीले बच्चे की तरह दिखते हो, ये ठीक है। वैसे भी अब जब मैंने इसे काम करते हुए देखा है तो मुझे ये कानून काफी पसंद है। सही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर यह काफी शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से एक कानून न तो साझा किया जा सकता है और न ही सिखाया जा सकता है, इसलिए आपके द्वारा इसे जानने से मुझे थोड़ी सी भी मदद नहीं मिलती है। आदमी ने निराशा में आह भरी। अल्पविराम। और हाँ, तुमने मेरे आदमियों को मार डाला, इसलिए चाहे तुम कितने भी खास क्यों न हो, तुम आज मर जाओगे। मैं इसके लिए पहले ही माफी मांगता हूँ, उस आदमी ने पूरी गंभीरता से कहा। उस आदमी की बातों से दक्ष को समझ में आ गया कि वह आदमी लड़ाई की शुरुआत से वहां नहीं था, इसलिए उसने उसे भ्रम के नियम का उपयोग करते नहीं देखा। यह हो सकता है कि उसने भी इसका अनुमान लगा लिया हो। मरने से पहले क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे मरने तक लड़ने को तैयार हो। ऐसा क्यों? तुम मुझसे जीने की भीख क्यों नहीं मांगते? नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इतना भोला नहीं हूँ कि यह सोचूं कि भीख मांगने से कोई बच सकता है। बहुत से लोगों ने मेरे सामने भी भीख मांगी और मैंने उनकी मदद नहीं की। जब तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे चेहरे पर और भी संतुष्टि आएगी, दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। जब वह आदमी मुस्कुरा रहा था तो दक्ष ने आगे कहा। दक्ष उस आदमी की ओर बढ़ा और उसने अपनी तलवार घुमाई। मुझे तुम्हारा दृढ़ संकल्प पसंद है बेटा। आदमी ने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष की तलवार से भिड़ा दिया। वह व्यक्ति बिना पीछे धकेले अपनी जगह पर खड़ा रहा, जबकि दक्ष को जमीन पर उतरने से पहले 20 कदम पीछे धकेला गया। तुम बहुत ताकतवर हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे आदमियों को मारने में कामयाब हो गए, उस आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बहुत बुरा हुआ कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, उसने कहा और अंततः वहां से चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी। वह तुरंत दक्ष के पास आ गया और उसने अपनी तलवार घुमाई। दक्ष कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी।
दक्ष की नजर में ये लगभग टेलीपोर्टेशन की सीमा को छू रहा था। दक्ष ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी और अपने शरीर और उस आदमी की तलवार के बीच अपनी राजा की तलवार ले आया, जिससे उसने अपने शरीर को 2 टुकड़ों में कटने से बचा लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि लॉन्ग चेन जमीन पर गिरते ही पीछे की ओर उछल गया। दक्ष ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला, उसे अपने अंदरूनी अंगों में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी QE भी कम हो रही थी और वह पहले भी एक बार अपनी स्थानिक यात्रा क्षमता का इस्तेमाल कर चुका था। उसे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले अभी भी 20 घंटे बाकी थे। उसे किसी तरह स्काई रियल्म कल्टीवेटर को मारने के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दक्ष अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और बैठने की कोशिश कर रहा था। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हालांकि परिचय के लिए देर हो चुकी है, फिर भी मैं अपना परिचय दूंगा। आपको उस आदमी का नाम पता होना चाहिए जो आपको मारने जा रहा है। मैं लैंग जिंग हूँ। मैं डार्क सोल संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों मरोगे, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर चलना बंद नहीं किया। वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, मानो वह उस पल का आनंद ले रहा हो। उनके बीच की दूरी केवल 30 मिनट की थी जब दक्ष ने 2 शेष टेलीपोर्ट में से एक का उपयोग किया और वह अपने स्थान से गायब हो गया और तुरंत उस आदमी के पीछे प्रकट हुआ। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया और भी तेज थी, क्योंकि उसने कुशलतापूर्वक अपना शरीर घुमाया और अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया। तलवार राजा की तलवार से टकराए, लॉन्ग चेन फिर से हार गया और वह टूटी पतंग की तरह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। टेलीपोर्ट एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में अच्छा है, लेकिन यह मेरे खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है। मैं पहले से ही आपके कौशल के बारे में जानता हूँ, आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। दक्ष फिर से खड़ा हो गया, हालांकि उसने चुपके से उस आदमी पर अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल किया। उस आदमी ने देखा कि दक्ष अभी भी कमजोरी से जमीन पर पड़ा हुआ है। वह आदमी लॉन्ग चेन की ओर चला, जो कि वास्तव में मायावी लॉन्ग चेन था। असली लॉन्ग चेन पास में ही खड़ा था और उस आदमी के पास आते ही हमला करने के लिए तैयार था। पहले की तरह वह आदमी लॉन्ग चेन की ओर चलने में बहुत समय ले रहा था। उसके और भ्रामक लॉन्ग चेन के बीच 100 मीटर की दूरी थी और उसके और असली लॉन्ग चेन के बीच 70 मीटर की दूरी थी। दक्ष ने अपने अंतिम टेलीपोर्ट का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यदि वह इसका उपयोग करता तो उसका ध्यान कुछ क्षण के लिए उस आदमी से हट जाता और भ्रम टूट जाता। उस आदमी की तेज प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे लगा कि वह बच जाएगा। उसने उस आदमी के उसके पास आने का इंतजार किया। अंततः कुछ समय बाद वह आदमी उसके पास आ गया। दक्ष ने चुपचाप अपनी तलवार उठाए और उस आदमी पर तान दी। राजा की तलवार हवा में उड़ती हुई काले वस्त्र पहने व्यक्ति की गर्दन की ओर बढ़ी। काले लबादे वाले आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार सीधे दक्ष की तलवार से टकराई। उसने मुक्का मारते हुए तेजी से अपना दूसरा हाथ भी उठाया। उसकी मुट्ठी उस छाया से टकराई जिसने दूसरी ओर से उस पर हमला किया था। शैतान शिकारी जानवर ने दक्ष के आदेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की इंद्रियां वास्तव में बहुत डरावनी थी। शैतान शिकारी जानवर को मुक्का मारा गया और वह जमीन पर गिरकर उड़ गया। उसकी सीना की कुछ हड्डियां टूट गई थी। ओरियन, दक्ष ने पुकारा, तुम्हें अपने सामने चल रही लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए बेटा, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष को मुक्का मारा। उफ, दक्ष ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी सीना की हड्डियां टूट गई हो। वह टूटी पतंग की तरह उड़ गया और जमीन पर आ गिरा। अल्पविराम, जैसे ही वह गिरा उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो आप भ्रम का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे कहना चाहिए कि यह आश्चर्यजनक था, हालांकि अंतरिक्ष के सार का उपयोग करने जितना आश्चर्यजनक नहीं। ये बहुत बुरा है कि भ्रम की अपनी कमजोरियां होती हैं। तुम्हारे पास वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं, साथ ही डेविल हंटर जैसा दुर्लभ जानवर भी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा शिष्य भी इतना प्रतिभाशाली हो। आदमी ने निराशा में आह भरी और दक्ष की ओर बढ़ा।
दक्ष को बहुत दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसकी सीना कुचली गई थी। वह अभी भी दर्द सह रहा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ गया हो। मुझे तुम पर दया आती है बेटा, इतना प्रतिभाशाली लड़का अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा ही होना चाहिए। वह आदमी उसके सामने रुकते हुए मुस्कुराया। उसने अपना हाथ लांग चेन की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने दक्ष को गर्दन से पकड़ते हुए हवा में खींच लिया। आप अपना शरीर हिला नहीं सकते हैं ना? पुरुषों ने कहा। भले ही आप इसे हिला ना सकें, लेकिन मुझे यकीन है कि आप दर्द महसूस कर सकते हैं, है ना? आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरती रही। ठीक है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जांच कर लूंगा, पुरुषों ने कहा और उसने अपनी तलवार उठाई और दक्ष के दाहिने हाथ में घोंप दी। आह! दक्ष दर्द से दहाड़ा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हाथ में तलवार घुस गई है। ये बहुत अच्छी आवाज है, मुझे इसमें बहुत मजा आया, मुझे फिर से कोशिश करने दो, आदमी ने कहा और तलवार निकाली और दूसरे हाथ से दक्ष पर वार कर दिया। अल्पविराम। दक्ष ने अपने दांतों को भींच लिया और खुद को चीखने से रोका। एक बार और। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी इसका आनंद ले रहा था। उसने तलवार निकाली और उसे लॉन्ग चेन के दाहिने पैर में घोंप दिया। उसने यही प्रक्रिया अपने दूसरे पैर के लिए भी दोहराई। दक्ष के दोनों हाथ और पैर से रक्त बह रहा था। असल में अब उसे अपने हाथ और पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। अलविदा छोटे दोस्त, आदमी ने कहा और अपनी तलवार दक्ष के दिल की ओर तान दी। डॉट 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 डॉट। उनसे काफी दूर मिंग्यू और अन्य लोग अभी भी पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ रहे थे और वे लगभग नीचे पहुंच चुके थे। वह सुरक्षित रहेगा, है ना? जिक्विंग ने चिंता से पूछा। वह कभी कभी पीछे की ओर देखती रही। चिंता मत करो, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तुम्हें पता है कि उसने ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में क्या किया था, है ना? अगर वह उस स्थिति में बच सकता है तो भरोसा रखो वह सुरक्षित बाहर आ जाएगा, मिंग्यू ने कहा। वह ये नहीं जानती थी कि हालांकि उस समय दक्ष का सामना एक आकाशीय क्षेत्र के साधक से हुआ था, लेकिन उसके साथ एक बंधक भी था। इसके अलावा उसने उस समय तक स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह इसका उपयोग करने से बच गया। दक्ष के पास अभी इनमें से कुछ भी नहीं था। वह पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधकों से बच निकलने में सक्षम था, लेकिन चौथे चरण का आकाश क्षेत्र साधक एक पूरी तरह से अलग चीज थी। यहाँ तक कि दक्ष ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय के बुजुर्गों के बजाय एक आकाशीय क्षेत्र का साधक उसके पीछे आएगा। अल्पविराम। जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, वे जंगल से बाहर आ गए। तुम दोनों मेरे डाक हॉर्स पर सवार हो सकते हो, मैं भी उसी पर चलूंगा, उसने अपने दोनों जानवरों को बाहर निकालते हुए कहा। एक अज्ञात घोड़ा और एक आत्मा भक्षी भेड़िया। वह अपने आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए के ऊपर चढ़ गया, जबकि लड़कियां डाक हॉर्स के ऊपर चढ़ गईं और वे निकटतम शहर की ओर बढ़ गईं, वह स्थान जहां दक्ष ने उनसे मिलने का वादा किया था। डॉट 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 डॉट। बीस्ट हॉल के अंदर कत्लेआम चल रहा था। लाल वस्त्रधारी साधक पशु ग्रह के शिष्यों का यथासंभव क्रूरतापूर्वक वध कर रहे थे। वहां हर जगह रक्त ही रक्त था। लाल वस्त्र पहने 5 आदमी एक महिला के सामने खड़े थे जिसके शरीर से रक्त बह रहा था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। उसके चारों ओर बच्चों के शव पड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही उनके पदचिन्हों पर चलेगी।
वह महिला एल्डरशिन थी जिसके साथ दक्ष पहले भी बातचीत कर चुका था। जब वह बच्चों को लेकर जा रही थी तो उसे लाल वस्त्र पहने 5 किसानों ने रोक लिया। एल्डरशिन एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक थे, लेकिन 5 लाल वस्त्रधारी साधक भी शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक थे। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह किसी भी शिष्य को बचाने में सक्षम नहीं थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, काश हम तुम्हारे साथ कुछ मजेदार समय बिता पाते। दुर्भाग्य से हमारे बॉस भी यहाँ हैं, इसलिए हम आज कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी ने निराशा में आह भरी। उसे एक औरत को मारने का विचार पसंद नहीं था, खासकर एल्डरशिन जैसी खूबसूरत औरत को। बीस्ट हॉल के कोर हॉल के अंदर 3 लोग खड़े थे, 2 काले वस्त्र पहने पुरुष और 1 काले वस्त्र पहने महिला। उनके सामने कुछ लाशें पड़ी थीं, जिनमें से एक बीस्ट हॉल के संप्रदाय प्रमुख की थी। अल्पविराम। काले वस्त्र पहने 2 पुरुष और 1 महिला मुख्य हॉल में खड़े थे। उनके सामने कुछ लाशें पड़ी थीं, जिनमें से एक बीस्ट हॉल के संप्रदाय प्रमुख की थी। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति हॉल मास्टर के शव की ओर आया और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। उन्होंने हॉल मास्टर का सिर अपने स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रख लिया। हा, यह मेन बीस्ट हॉल में भेजने के लिए एकदम सही उपहार होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उन लोगों को ये पसंद आएगा, आदमी ने चेहरे पर खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। अरे, लैंग जिंग अभी भी यहाँ नहीं है। आखिर वह आदमी क्या कर रहा है? आदमी ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ पीछे मुड़कर देखा। कौन जानता है, शायद उससे खेलने के लिए कुछ मजेदार मिल गया हो। मुझे उस व्यक्ति पर दया आती है जो उसका ध्यान आकर्षित करता है, एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, चलो उसे ढूंढते हैं। हमारे पास अभी भी कुछ समय है, जब तक हमारे लोग सभी शिष्यों को मार नहीं देते। देखते हैं कि वह क्या करने वाला है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की ओर चल पड़ा। बाकी 2 ने भी ऐसा ही किया और चले गए। उन्होंने अपने पंख वाले शेरों को बुलाया और उन पर चढ़ गए। पंख वाले शेर बीस्ट हॉल के ऊपर उड़ने लगे। तीनों काले वस्त्र पहने लोग जहां से भी गुजरे, उन्होंने मलबे और जवान और बूढ़े लोगों की लाशें देखी। पूरा बीस्ट हॉल रक्त से लथपथ था। वे पूरे स्थान पर उड़े, लेकिन उन्हें वह चौथा आदमी नहीं दिखा जिसे वे खोज रहे थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को संदेश भेजकर पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। वे जानते थे कि अगर वे लैंग जिंग को व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजकर भी पूछेंगे तो भी वह जवाब नहीं देगा, इसलिए वे केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही पूछ सकते थे। सौभाग्यवश बहुत से लोगों ने उसे संप्रदाय के निकास की ओर उड़ते हुए देखा था। उन्होंने दिशा का अनुसरण किया और संप्रदाय से बाहर निकल गए। उन्हें संप्रदाय से बाहर बहुत दूर तक नहीं उड़ना पड़ा, इससे पहले कि वे जिसे खोज रहे थे उसे पा सकें। उन्होंने अपने पंख वाले शेर को नीचे जाने का आदेश दिया। तो तुम यहाँ थे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब जाने का समय हो गया है, नकाबपोश महिला ने लैंग जिंग से कहा। ओह, क्या ये सही है? अच्छा हुआ कि मैं भी यही समाप्त हो गया, लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वहाँ जो शव पड़ा है, वह किसी बच्चे जैसा लग रहा है। क्या तुम उसके साथ खेल रहे थे? हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा था। क्या तुमने यहाँ पड़े उन 5 लाल पोशाकधारी आदमियों को देखा है? उन्हें इस बच्चे ने मार डाला। दुर्भाग्य से उसने मेरे आदमियों को मारने की गलती की, लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम मजाक कर रहे हो, एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? किसी और ने ऐसा किया होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। ये स्पष्ट था कि दूसरे को इस बात पर विश्वास नहीं था। जब उसने ये किया तो मैं यही था। क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने यह बात कहने वाले को घूर कर देखा। नकाबपोश महिला को लगा कि माहौल गर्म हो रहा है, इसलिए उसने विषय बदल दिया। अरे, यह एक दुर्लभ शैतान शिकारी जानवर है। यह अच्छा है कि तुमने जानवर को नहीं मारा। ये चीजें मिलना मुश्किल है। चलो जानवर को अपने संप्रदाय में ले चलते हैं, उसने बेहोश शैतान शिकारी जानवर को देखते हुए कहा। अल्पविराम। अचानक उनके सभी तावीज चमकने लगे।
उन्होंने संदेश सुना और उन्हें सूचित किया गया कि बीस्ट हॉल से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति मर चुका है। हमारा काम हो गया, चलो चलें, लैंग जिंग ने अपने पंथ वाले शेर को पुकारते हुए कहा। उस रात उड़ने वाले जानवर उसी तरह चुपचाप पशु हॉल से चले गए जैसे वे आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कहानी सुनाने के लिए एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा, यहाँ तक कि इमारतें भी सलामत नहीं बची। सबसे घातक रात बीत गई और जल्द ही सूर्य की किरणें धरती को गर्म करने लगी। मिंग्यू और ऑर्डर्स नजदीकी शहर पहुंच चुके थे। उन्होंने पहले से ही कमरे बुक कर लिए थे। उन्होंने दक्ष के आने पर उसके लिए भी कमरा बुक कर दिया था। जी शान और अन्य लोगों ने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन दक्ष नहीं आया। चूंकि बहुत समय बीत चुका था, इसलिए वे चिंतित होने लगे थे। वह अभी भी यहाँ नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। मैं पहाड़ पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है कि वह बच गया हो, लेकिन वह घायल है। मैं अभी वापस आता हूँ, जी शान ने कहा, जैसे ही उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। हम भी आएंगे, मिंग्यू और झिकविंग ने कहा। अल्पविराम, इससे हमें देरी ही होगी। मेरा आत्मा भक्षण करने वाला भेड़िया डार्क हॉर्स से कहीं ज्यादा तेज है। मैं वहां और तेजी से जा सकता हूं। अगर तुम लोग आ गए तो हम धीमे ही रहेंगे। जी शान ने अपना सिर हिलाते हुए उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़कियां उसकी बात समझ गई हैं, इसलिए वे चुप हो गईं। जी शान आत्मा भक्षक भेड़िए के ऊपर चढ़ गया और हवा की तरह उस पहाड़ की ओर बढ़ गया जहां पशु हॉल स्थित था। आधे घंटे की यात्रा के बाद वह पहाड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन पहाड़ की हालत देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। सभी बागान और पेड़ जलकर राख हो गए। उन्होंने समझा कि अधिकांश हमलावरों ने संप्रदाय के साथ साथ पहाड़ को भी जला दिया। जैसे ही उसने आत्मा भक्षक भेड़िए को पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने का आदेश दिया, उसकी चिंताएं बढ़ने लगीं। वह उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां वे लॉन्ग चेन से अलग हुए थे। जब वह वहां रुका तो वहां कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ राख ही दिखाई दे रही थी। वह ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि यह राख पेड़ों की है या लाशों की। वह बस वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर सदमा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। दक्ष, उसने आसमान की ओर देखते हुए जोर से दहाड़ लगाए। कोई जवाब नहीं आया। पूरा पहाड़ कब्रिस्तान जैसा था, हर जगह मौत के अलावा कुछ नहीं था। वह अभी भी आशा को जीवित रखे हुए था और लॉन्ग चेन की तलाश में पहाड़ के चारों ओर घूम रहा था। उसने हर जगह की जांच की। वह बीस्ट हॉल में भी घुस गया, या जो कुछ बचा था अंदर। उसने सिर्फ कुछ जले शव और राख देखी। संरचनाएं अभी भी खड़ी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी संरचनात्मक अखंडता खो दी थी। उसने पूरा दिन खोजबीन की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छोटे भाई चेन, तुम्हें क्यों मरना पड़ा? मुझे यहीं रहना चाहिए था और तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। ये सब मेरी गलती है, जी शान ने कहा और आसमान की ओर देखा जो काला पड़ने लगा था। उसकी आंखें नम थीं। वह पहाड़ छोड़कर चला गया। उसे लड़कियों को भी ये बताना था, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। उसे उन्हें ये बताना था कि दक्ष अब नहीं रहा। अल्पविराम, चारों ओर अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। यह एक खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। दक्ष ने खुद को उस खाली शून्य में तैरता हुआ पाया। उसने अपने हाथ पैरों को देखा, उनमें कोई समस्या नहीं थी। वह अपने हाथ हिला भी सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह हाथ हिलाता भी था तो कोई प्रतिरोध नहीं होता था। ऐसा लगता था कि उसकी हरकत का विरोध करने के लिए हवा ही नहीं थी। क्या मैं फिर से मर गया हूँ? ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ। ये पिछली बार से बहुत मिलता जुलता है। दक्ष ने निराशा में आह भरी। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? आसपास एक आवाज गूंजी। कौन? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। उसे लगा जैसे आवाज बहुत परिचित थी। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं वही हूँ जो तुम बनना चाहती हो,
लेकिन तुम नहीं बन सकती क्योंकि तुम खुद को खोने के लिए तैयार नहीं हो, आवाज ने कहा। आप कौन हैं? दक्ष ने फिर पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन मेरे सामने एक छाया उभरी जिसने शीघ्र ही मानव रूप ले लिया। अल्पविराम। उसने एक मानव का रूप ले लिया। वह मानव कोई और नहीं बल्कि स्वयं दक्ष था। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम हूं और तुम मैं हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर राहत मिली है? दक्ष जैसा दिखने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद मरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अजीब सपने देख सकता हूँ, दक्ष ने अपने क्लोन को देखते हुए कहा। यह कोई सपना नहीं है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम ही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा हृदय राक्षस हूँ। अधिक सटीक रूप से कहूँ तो क्लोन ने दक्ष को देखकर मुस्कुराया। मेरे हृदय राक्षस, क्या तुम अपने कोकून से बाहर आ गए हो और तुम बात कर सकते हो? दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। खैर, मैं विकास से पहले ऐसा नहीं कर सकता था, क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने पूछा। तुम कहीं नहीं हो और तुम मरे भी नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ। क्लोन ने उसकी ओर देखा और कहा। क्लोन ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और अपनी उंगली चटका दी। हाँ, दक्ष ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह जोर से सांस ले रहा था, मानो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। कुछ सेकंड के बाद उसकी सांस सामान्य हो गई। उसने अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उसके हाथ और पैर अभी भी ठीक थे, हालांकि उसके कपड़े अभी भी रक्त से सने हुए थे, जिसमें से ज्यादातर उसका अपना रक्त था। यहाँ तक कि उसकी अंगूठी भी अभी भी उसकी उंगली में थी, हालांकि वह अदृश्य थी। अल्पविराम। उसे बस इस बात से राहत थी कि वह मरा नहीं था, इस बात से खुश होकर कि वह जीवित है। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन वह अपनी इंद्रियों की तीव्रता के कारण अंधेरे में देख पा रहा था। कमरा बिल्कुल खाली था। यह एक छोटा सा कमरा था जो जेल जैसा लग रहा था। सामने एक दरवाजा था। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे धातु से बना हो, लेकिन दक्ष को यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे छू लिया। इसे तोड़ दो, भागने का यही एकमात्र रास्ता है। हम आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। तुम नहीं जानते कि अगर तुम यहाँ रहे तो क्या हो सकता है। उसके कानों में एक आवाज आई। दक्ष ने उस आवाज को पहचान लिया। यह उसके हृदय दानव की आवाज थी, जिससे उसने अभी उस खाली शून्य में बात की थी। हालांकि वह अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन ये सच था कि उसके शब्द दक्ष को समझ में आ गए थे। चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं करूंगी। मैं तो बस एक ऐसी चीज हूँ जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हुई है। मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती, बल्कि तुम भागना चाहते हो, आवाज ने आगे कहा। दक्ष का भी मानना था कि यह सही सुझाव था, क्योंकि वह बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वह केवल उन जगहों पर टेलीपोर्ट का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने पहले देखा था। उसने नहीं देखा था कि दरवाजे के बाहर की जगह कैसी दिखती है, इसलिए वह भागने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता था। स्थानिक स्थानांतरण भी इसी तरह काम करता है। वह 200 किलोमीटर की सीमा से बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, और उसके लिए यह जरूरी था कि वह जगह देख सके जहां वह पोर्टल खोलना चाहता था। दक्ष ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपनी पूरी साधना का उपयोग किया। अल्पविराम। जब वह अपनी साधना कर रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रही थी। उसने गेट पर मुक्का मारते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब मुट्ठी दरवाजे पर लगी तो भारी धातु जैसी आवाज आई, लेकिन दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं आई। जैसा कि मैंने सोचा था, दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं तोड़ सकूं, दक्ष ने निराशा में कहा। वह वापस चला आया और एक कोने पर बैठ गया। जून, उसने पुकारा। जून उसके पास प्रकट हुआ। क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? उसने उससे पूछा। मुझे नहीं लगता, उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। 1 मिनट रुको, हो रहा
तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। ओरान कहाँ है? वह अचानक उठ खड़ा हुआ क्योंकि उससे याद आया कि ओरान ने आकाश क्षेत्र साधक पर भी हमला किया था। चूंकि तुम जीवित हो तो वह भी जीवित होगा। ओरियन और तुम्हारे राजा की तलवार, वे दोनों लेंग जिन के हाथों में होने चाहिए, उसने जवाब दिया। जब तक वह जीवित है तब तक सब ठीक है। दक्ष ने राहत की सांस ली। चूंकि उसे ओरान के बारे में याद था, इसलिए उसने दूसरों की भी जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी अंगूठी के अंदर जानवर के क्षेत्र की जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। कोंडोर अभी भी सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी विकास के दौर से गुजर रहा था। बख्तरबंद गेंडे के लिए वह खाली मैदान में घूम रहा था। अंत में छोटी बर्फ, उसकी आंखें खुली हुई थी क्योंकि उसने छोटी बर्फ देखी थी। थोड़ी सी बर्फ सोती हुई लग रही थी और उसके शरीर पर प्राचीन दिखने वाले अक्षर चमक रहे थे। थोड़ी बर्फ के साथ क्या हो रहा है? दक्ष ने जून से पूछा। मुझे यकीन नहीं है। जब से लिटिल स्नो ने कोंडोर को काबू करने में आपकी मदद की और रिंग में प्रवेश किया, तब से वह सो रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है। शायद ये भी विकास के दौर से गुजर रहा है, या शायद कुछ और हो, जून ने कहा। अल्पविराम, वह विकास के दौर से गुजर रही है। जब तक कोई गंभीर बात नहीं है तब तक सब ठीक है, दक्ष ने कहा। वैसे क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? दक्ष ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि इसके कुछ तरीके हैं। उनमें से एक ये है कि जब आप यहाँ बंद हो तो अंतरिक्ष के नियमों की अपनी समझ बढ़ाएं, जुन ने जवाब दिया। इसमें बहुत समय लगेगा। और क्या? उसने पूछा। वह समझ में सफलता प्राप्त करने की आशा में यहाँ वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहते थे। दूसरा तरीका है लेंग जिन नाम के आदमी से बात करना। उसने तुम्हें नहीं मारा, उसे तुम्हारी कोई जरूरत होगी। तुम अपनी आजादी के लिए बातचीत कर सकती हो। उसने एक और सुझाव दिया। मैं उसे क्या दे सकता हूँ? जैसा कि उसने पहले कहा था, मेरा अंतरिक्ष कानून का ज्ञान किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए मेरे पास उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। दक्ष ने अपने चेहरे पर संदेह भरे भाव के साथ कहा। यह फैसला उस पर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है कि वह खुद ही तुम्हें ढूंढने आएगा। असल में वह आ ही रहा होगा क्योंकि तुम्हारी पिछली हरकतों ने शायद बाहर के गार्डों को सतर्क कर दिया होगा। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ, दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा। अरे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मर जाता तो तुम्हारा क्या होता? दक्ष ने पूछा। कुछ नहीं, मैं और अंगूठी तुम्हारे साथ नष्ट हो गए होते, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुस्कुराते हुए ऐसा कुछ कहा। अल्पविराम, नष्ट? क्यों? तुम तीसरे उत्तराधिकारी को खोजने नहीं गए? उसने पूछा। नहीं, अंगूठी सिर्फ 2 उत्तराधिकारियों के लिए बनाई गई थी। अंगूठी में सिर्फ 2 रक्त की बूंदें थीं। एक दक्षसेन को दी गई और दूसरी तुम्हें। अगर तुम मर गए तो मेरा यह अंगूठी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसने आह भरते हुए कहा। दक्ष उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुल गया। अंधेरा कमरा उजाला हो गया। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। मास्क के बिना दक्ष ने उसका चेहरा साफ देखा। वह आदमी 40 के आसपास का लग रहा था। उसके चेहरे पर माथे पर एक छोटा सा निशान था जो बिजली के प्रतीक जैसा लग रहा था। तुम जाग रहे हो? आदमी ने कहा। दक्ष ने आवाज पहचान ली। यह आवाज उस नकाबपोश आदमी की थी जिसने उसे हराया था। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? दक्ष ने सीधे पूछा। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? आदमी ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर लाते हुए कहा। इतना गंभीर मत बनो। तुम्हें जीने देने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
और अधिक स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कानून की मदद चाहिए, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा लक्ष्य और मुझे क्यों मदद करनी चाहिए? दक्ष ने पूछा। यही मुख्य प्रश्न था जिसका उत्तर वह चाहता था। अल्पविराम। जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए दुख की बात है, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई और इसके लिए मुझे अपनी कीमती जीवनदायिनी गोली का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे घाव मेरे अनुमान से कहीं अधिक गंभीर थे, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे ये घाव दिए? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ घाव छोड़ सकता हूँ, उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और दक्ष को घूरने लगा। ओह, वैसे मुझे शायद तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी मदद करते हुए मैंने तुम्हें कुछ खास चीज भी दी थी, खुद के द्वारा बनाया गया जहर। आदमी ने ऐसे कहा जैसे उसे अचानक कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। जब तक आप हर हफ्ते एक खास गोली लेते रहेंगे तब तक जहर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप एक खुराक लेना भूल गए तो आप मर जाएंगे। 100 जहर की गोली भी मेरे खास जहर को ठीक नहीं कर सकती, उन्होंने आगे कहा। जब तुम वह काम पूरा कर लोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें पूर्ण मारक औषधि दूंगा। इसके अलावा यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बनाने को तैयार हूँ, उन्होंने आगे कहा। मैं जहर के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत शिष्य की क्या जरूरत है? दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। मेरे पास 2 कारण हैं। सबसे पहले, मैं आपकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शिष्य बने। दूसरे, ये संप्रदाय के अंदर आपकी रक्षा करेगा। यह एक बहाना है जो मैंने अन्य काले वस्त्रधारी बुजुर्गों को आपको जीवित रखने के लिए दिया है, आदमी ने समझाया। ओरियन और मेरी तलवार कहाँ है? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा जो उसके दिमाग में घूम रहा था। ओरियन, ओह, आप शैतान शिकारी के बारे में बात कर रहे होंगे। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सुरक्षित है। जब आप मेरा काम पूरा कर लेंगे तो मैं आपको आपका ओरियन दे दूंगा। जहां तक आपकी तलवार की बात है, यहाँ, आदमी ने कहा और उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक तलवार निकाली और लॉन्गे चेन पर तलवार फेंकी। यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन बुरी बात यह है कि इसका स्तर बहुत कम है, आदमी ने कहा। दक्ष ने खड़े होते ही तलवार पकड़ ली और अपनी तलवार उस आदमी की तरफ तान दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बदले की बजाय अपनी जान को चुनूंगा? दक्ष ने अपनी साधना शुरू करते हुए कहा। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। अब यह आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप या तो मर सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे शिष्य बन सकते हैं। डार्क सोल संप्रदाय में आपका स्थान ऊंचा होगा, लैंग जिंग ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब दक्ष वहां खड़ा था तो उसके मन में एक आवाज उससे बात कर रही थी, एक आवाज जो उसके दिल के दानव की थी। आवाज सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वह बार बार वही बात दोहरा रही थी, मानो वह दक्ष को उस आदमी को मार डालने के लिए मजबूर करना चाहती हो। करो, उसे मार डालो, हम भाग सकते हैं। उसके दिमाग में एक आवाज थी जो केवल एक ही बात दोहरा रही थी। करो, उसे मार डालो, हम भाग सकते हैं। क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? अगर मार सकते हो तो मार डालो, आदमी ने कहा। वह एक क्षण के लिए भी डरा हुआ नहीं दिखा। दक्ष ने अपनी तलवार उस आदमी की ओर तान रखी थी, लेकिन अंततः उसने उसे नीचे कर दिया। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह ऐसा कर भी लेता तो भी वह बच नहीं पाता। अगर वह बच भी जाता तो ओरियन और उसकी तलवार का क्या? ओरियन उसका साथी था और तलवार संत राजा जियानवू की विरासत पाने की कुंजी थी। हालांकि दक्ष ने अपनी तलवार नीचे कर ली, लेकिन उसके शरीर में दर्द महसूस हुआ जिससे वह घुटनों के बल गिर गया।